हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो देखिए, हम लोग एंशिएंट और मिडिएवल पढ़ने बाद तो यहाँ पर अब हम लोग मॉडर्न की तरफ आ गए हैं, आधुनिक भारत। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे उपनिवेशवाद और देहात क्या है। तो इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़िया और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था, जैसे भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती हैं। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है बंगाल और वहाँ के जमींदार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था यानी राज्य जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखेंगे कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। तो इसका पहला पॉइंट है वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना है। तो सन 1797 में वर्धमान यानी आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूँकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब चीज दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में हमें क्या बताती है। तो दूसरा पॉइंट है अदा न किए गए राजस्व की समस्या क्या थी। तो अकेले वर्धमान राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी।
अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन अब सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय किया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग से अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो वे 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी, और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा है वो नीलाम की जा सकेगी। अब है तीसरा पॉइंट, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। जानिए कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। तो कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबरी कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गईं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ताल्लुकदार क्या अर्थ है इसका है। तो वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है जोतदारों का उदय। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, तो वही दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमी के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए गए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदार यानी कि अधियारों या बरगादारों के माध्यम से जोता जाता था। मतलब वो जो आधा आधा लेते थे उनके, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का एक आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गाँव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत पर उन पर निर्भर कर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। यह तो सच है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे।
उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गाटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके हृदय से जमींदारों के अधिकार का समझौता करना पड़ता अवश्यंभावी था। देखिए यहाँ पे कंपनी राज है। कंपनी राज्य में यहाँ पे जमींदार गाँव के नियंत्रण में रखता था और उसके बाद जोतदार, ये रैयत और सिकमत रैयत, ये सब मिला के सब जमींदार को पैसे वैसे देते थे कर। और जो जोतदार जो होते थे धनवान, रैयत, व्यापारी और महाजन महाजन यानी साहूकार भी होते थे। और यहाँ पर भी सब उसके नीचे होते थे सिकमी रैयत। 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध क्या है। तो किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गई। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में तो जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई। बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंततः राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। 6वां है 5वीं रिपोर्ट। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्टें, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में इसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। अब वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए, जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। जैसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए एक
कई समितियां नियुक्त की गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी और यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य है, लेकिन ऐसा कि सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर पांचवी रिपोर्ट से उद्धृत है। तो जमींदारों की हालत और ज़मीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में कहा गया है, राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 तदनुसार सन 1796 से 97 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि जुम्मा 28,70,61 सिक्का रुपया थी और वह वास्तव में 17,90,416 रुपये में बेची गई और 14,18,756 रुपये की राशि जमा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय संवत 1204 तदनुसार सन 1797 से 98 में 26,66,191 सिक्के रुपये के लिए ज़मीन विज्ञापित की गई। 22,74,076 सिक्का रुपये की ज़मीन बेची गई और क्रय राशि 21,47,580 सिक्का रुपये थी। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नदिया, राजशाही, बिशनपुर, सभी बंगाल के ज़िले आदि के राजा। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। दूसरा है कुदाल और हल। तो आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली ज़मीनों से हटाकर सूखे आंचलों पर और अस्थायी कृषि के क्षेत्रों से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप जहाँ भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। दूसरा का पहला पॉइंट है राजमहल की पहाड़ियों में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। किसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया और वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करते हैं, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होते हैं। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती है। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे और वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट कर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी
ज़मीन पर ये पहाड़ियाँ लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई ज़मीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे कि उस ज़मीन में खोई हुई उर्वरता किसी फिर से उत्पन्न हो जाती थी। उन जंगलों से पहाड़ियाँ लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे आते थे ये थे या पड़ती ज़मीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते थे। तो राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक गांव के चित्र है जो 1782 में बिलिये बिलियन बिलियर होजेज द्वारा चित्रित किया गया था। ये उसका नाम है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो विलियम होजेज, ये देखिए यहाँ पे विलिय लिखा है, विलियम इसका नाम है। विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा यानी 1772 से 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहाँ से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर आगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था। वहाँ होजेज ने कई एक्वाइंटिंग तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेज ने भी बड़ी सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी और उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार छद्मवाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति से संलाप संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करें, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाएं। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में जो होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था, उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदेशों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, चित्र बनाया गया है। ऐसे लोग जंगलों में ऐसे रहते थे, ऐसे ही अपना झोपड़ी बनाते थे, पेड़ों के नीचे रह लेते थे। और उसके बाद होजेज ने एक और चित्र बनाया जो जंगल के प्रदेश दृश्य है। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियाँ और ऊंची चोटियाँ भी देख सकते हैं जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दुरू पहाड़ियाँ दिखलाकर होजेज उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी है और ऐसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर पानी है, वो किसान है जो भी जंगल में रहने वाला हो। यहाँ पर एक और चित्र बनाया गया जो कि देखिए गांव में रहने वाले लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। इसको दिखाया गया है गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो अपना एक तरफ से झोपड़ी बनाना शुरू करेंगे और आगे की तरफ रोड रहेगा और लोग अपने काम धंधा कर साथ में से बैठे रहते थे, अपना जो भी काम है करते रहेंगे और अपना बातचीत करेंगे। और ये एक चित्र बनाया गया जो कि संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों के युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र है। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई देते थे तो अब एकदम निशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान पर बन गए थे। देखिए यहाँ पर ये वार हो रहा है। पहले लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे, तो ऐसे वार हुआ और लोग एकदम शांतिपूर्ण से बर्बरता की तरफ छा गए थे। यहाँ पर एक और चित्र बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र हुआ है। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। तो देखिए यहाँ पे भारत के लोग को जला दिया गया
और इस बात को ब्रिटेन के पत्रकारों में बहुत ही गर्व महसूस कराने के लिए दिया गया कि ब्रिटेन के लोग कितने शक्तिशाली लोग हैं, एक नंबर की। अगर और अभी के समय अगर किया जाए तो इन लोग को मार मार के भगाया जाए हम लोग। खैर इस समय तो ऐसा इन लोग की भी हिम्मत ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चित्र है, देखिए यहाँ पे घोड़े, तो इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इलिस्टेट लंदन न्यूज 1856। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजयवर्गित होकर किस शान से हाथी पर सवार हैं और घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, दिखेंगे अभी। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है, विद्रोही अब जंजीरों से बंधे ले जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाता है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त कराने की पर्याप्त है। तो देखिए यहाँ पर है ना, ये इसका देखिए घोड़े पर बैठा हुआ है और इन सभी को पकड़ लिए हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है बुकानन का विवरण क्या है। तो हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था और उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना, लिखना, और वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में भी देखा जाता था। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है देहात में विद्रोह, बम्बई, दक्कन। आप पढ़ चुके हैं कि अपने से बंगाल के किसानों और जमींदारों के राजमहल की पहाड़ियाँ और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाए कि बम्बई, दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। तो ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपोन्माद दिखलाते हैं। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्थित स्थापित करने की उत्कृष्ट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को दबाने प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने बुझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांचा करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहास शोध कर सके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है लेखा बहियाँ जला दी गई। यह आंदोलन पूना आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र यानी मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों के से उनकी बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया और फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए और सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वही छोड़ गए। फिर दूसरा पॉइंट आता है एक नई राजस्व प्रणाली। क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई। इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया।
चूँकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने उत्क उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अब तीसरा पॉइंट आता है राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। तो बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी वहाँ और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, खासतौर पर समस्या और भी विकट थी। जब वो वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट करते रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और उस समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग डेढ़ दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का एक तिहाई पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहें, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे और अपने बच्चों की शादियां कैसे की। यह सब करने के लिए पैसे उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर भी राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गईं और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपने रोजमर्रा की ज़रूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे और उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर से पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ता था। चौथा पॉइंट है फिर कपास में तेजी आई। तो 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास की 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। इस पर से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति को वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र यानी मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया।
अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारत तथा अन्य देशों की बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। बंबई में कपास और सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया गया। जब कपास कीमतों में उछाल आया तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी, ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को, जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, अधिक मात्रा में उन्हें उसे राशि उधार दे सके। और जब बाजार में तेजी आती तो ऋण आसानी से दिया जाता था, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते थे। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगे और उन्हें कपास उगाई जाने वाली एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1865 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। देखिए यहाँ पर है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के बम्बई टर्मिनस पर कपास की गांठें पड़ी हुई हैं। इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 23 अगस्त 1865। जब रेलें चलने लगी तो कपास की गांठियों और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलों से भी भेजी जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में पीछे दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन से पत्तन की कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी, तो देख सकते हैं ऐसे आता था। चौथा पॉइंट आता दक्कन का दंगा आयोग। तो जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकार और चश्मदीद गवाहों के बयान दिए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज दरों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए। जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं का या साहूकारों का ही था। और इससे यह बात स्पष्ट होती गई कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने की कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। तो इसी प्रकार रिपोर्टें इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांत, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार ये समाप्त होता है। ये उसके काल रेखा है, इसको पढ़ना चाहता है आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। देखिए यहाँ पे कुछ उत्तर देना है 100 से 150 शब्दों में। तो यहाँ लगभग कितने क्वेश्चन है? 10। तो इस प्रकार ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, 9वां चैप्टर, औपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसमें सोचिए कि कैसे कैसे किसान और जमींदार और कैसे देहात के लोग
तृप्त हो गए थे, एकदम इनसे परेशान हो चुके थे और कैसे अपने से बाहर निकाला, कैसे जला दिया किसानों को और किसानों को ही जलाया गया। किसान को जलाकर अंग्रेज कितने खुश हुए और वहाँ के अखबारों में कितनी इन लोग की सुर्खियाँ बटोरी गई, कितने अच्छे काम किए हैं, अपनी वो दिखाने के साहस दिखाया गया है। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा।